एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन सीरियस कमर्शियल सिनेरियो से आज शुरुआत करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए करोड़ों रुपए की हैवी ड्यूटी मशीनरी खरीदी। राइट। और कॉन्ट्रैक्ट में उस मशीनरी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्कुल डिटेल में लिखे गए हैं। उसका वेट, कैपेसिटी क्या होगा, उसकी स्पीड और यहाँ तक कि उसका एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होगा। बिल्कुल। अब मशीनरी डिलीवर होती है और वो पूरी तरह से परफेक्टली काम भी कर रही है, प्रोडक्शन भी स्मूथली शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद इंजीनियर्स वहां नोटिस करते हैं कि मशीनरी का एक छोटा सा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए डायमेंशन से सिर्फ कुछ मिलीमीटर अलग है। सिर्फ कुछ मिलीमीटर। और यहां से शुरू होती है असली लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस करोड़ों की मशीनरी को रिजेक्ट करके अपने प्योर पैसे वापस मांग सकती है, या फिर उन्हें सिर्फ उस मामूली से डिफेक्ट के लिए थोड़े बहुत हर्जाने यानी डैमेजेस से ही संतोष करना पड़ेगा? जब ऐसे बड़े व्यापारिक सौदे गलत दिशा में चले जाते हैं तो बॉक्स पर दिखने वाली गारंटी या वारंटी जैसी ढाल अचानक बहुत कमजोर लगने लगती है। एग्जैक्टली। और यहीं से कॉमर्शियल लॉ की एक ऐसी भूल भुलैया शुरू होती है जो बिल्कुल भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो चलिए इस कानूनी गुत्थी को आज थोड़ा गहराई से अनपैक करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एक बेहद क्रिटिकल और प्रैक्टिकल विषय का विश्लेषण करेंगे, जो है कंडीशंस एंड वारंटीज, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, यानी शर्तें और आश्वासन। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि जब कोई भारी भरकम खरीदारी या बिजनेस ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है तो कानून असल में क्या कहता है। सही कहा। कब किसी सामान को पूरी तरह रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, जिसे लीगल टर्मिनोलॉजी में हम रिप्यूडिएशन कहते हैं, और कब किसी बायर को केवल नुकसान की भरपाई यानी डैमेजेस के सहारे छोड़ दिया जाता है। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कोई पुरानी धूल खाई हुई आम किताब नहीं है। ये मॉडर्न कॉमर्स की एक तरह से रीढ़ है। ये हर उस सप्लाई चेन को रेगुलेट करता है जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाता है। हाँ, और इस कानून का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा सेक्शन 12 है, जो कंडीशन और वारंटी के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। आम बोलचाल में हम कंडीशन और वारंटी शब्दों को एक ही मान के इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट, लेकिन अदालत के कमरे में इन दोनों शब्दों के बीच का फासला करोड़ों रुपयों का हो सकता है। करोड़ों का। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अनुसार कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है, वो स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य यानी मेन पर्पस के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। ये एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है। बिल्कुल। अगर ये नींव हिल गई तो पूरा ट्रांजैक्शन ही बेमानी हो जाता है। इसे समझने के लिए हम किचन नाइफ या कार के एसी जैसे बेसिक उदाहरणों से बाहर निकलकर एक कमर्शियल दुनिया में चलते हैं। हाँ, वो बेस्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ने कोल्ड स्टोरेज वाले मीलों लंबे ट्रक्स के एक पूरा फ्लीट खरीदा ताकि वो लाइफ सेविंग वैक्सीन्स को एक शहर से दूसरे शहर सेफली ट्रांसपोर्ट कर सके। अब यहाँ ट्रक्स का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सामान ढोना नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक फ्रीजिंग टेम्परेचर मेंटेन करना है। एग्जैक्टली। अगर उन ट्रक्स का कूलिंग सिस्टम ही काम ना करे तो खरीदारी का मेन पर्पस ही खत्म हो जाता है। ये एक कंडीशन का टूटना है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ही फेल हो गया, कानून बायर को एक बहुत बड़ी पावर देता है। राइट। अगर कंडीशन टूटती है तो बायर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है, मतलब सामान को पूरी तरह रिजेक्ट कर सकता है और अपनी एक एक पाई वापस मांग सकता है। कानूनी इतिहास में एक बहुत ही क्लासिक केस है जो इस स्ट्रिक्टनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। ये है एक्रॉस लिमिटेड वर्सेस ईए रॉनिसन एंड सोन का केस। हाँ, ये केस। इसमें एक बायर ने लकड़ी के पट्टों यानी वुडन स्टेव्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, जिनका इस्तेमाल सीमेंट के बैरल्स या पीपे बनाने के लिए होना था। राइट। और कॉन्ट्रैक्ट में उन पट्टों की मोटाई बिल्कुल एग्जैक्ट तय की गई थी, 1/2 इंच। जब शिपमेंट आए तो लकड़ी बिल्कुल हाई क्वालिटी की थी और इस्तेमाल करने लायक भी थी, लेकिन उसकी मोटाई तय किए गए डायमेंशन से कुछ मिलीमीटर ज्यादा थी, लगभग 9/16 इंच। सतह पर देखने में तो ये बहुत मामूली सा अंतर लगता है। कोई भी सोचेगा कि लकड़ी तो मिल गई, बैरल बनी जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या है। वेट,
वही तो पॉइंट है। कमर्शियल दुनिया में मिलीमीटर्स भी मैटर करते हैं। कोर्ट के सामने ये साबित किया गया कि बैरल बनाने की जो ऑटोमेटेड मशीनरी होती है वो स्पेसिफिक डायमेंशंस पर कैलिब्रेटेड होती है। एग्जैक्टली अगर लकड़ी थोड़ी भी मोटी होगी तो बैरल्स का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे कार्गो शिप्स में कम बैरल्स फिट होंगे और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में डायमेंशंस बिल्कुल सटीक मांगे गए थे और दोनों पार्टीज उस पर सहमत थीं, इसलिए ये महज कोई गाइडलाइन नहीं थी, ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन थी। भले ही उस लकड़ी का कोई ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वो उस एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं खाती थी जो कॉन्ट्रैक्ट का कोर बेसिस था। इसलिए बायर को वो पूरा शिपमेंट रिजेक्ट करने का एब्सोल्यूट राइट मिला। ओ वाओ, तो ये बात हुई कंडीशन की। उसके उलट वारंटी क्या होती है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इसे कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य के लिए कोलैटरल मानता है, यानी ये एक सहायक या सेकेंडरी शर्त है। राइट, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतनी क्रिटिकल नहीं कि इसके टूटने से पूरा ट्रांजैक्शन ही कोलैप्स हो जाए। उसी कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स वाले उदाहरण पे वापस चलते हैं। ट्रक्स का कूलिंग सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। वैक्सीन सुरक्षित है, बिल्कुल, लेकिन ट्रक्स में लगा हुआ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम थोड़ा ग्लिची है या ठीक से काम नहीं कर रहा। क्या लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रक्स को वापस कर सकती है? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस जो कि वैक्सीन्स का ट्रांसपोर्ट था वो अभी भी पूरा हो रहा है। जीपीएस का खराब होना कॉन्ट्रैक्ट की नींव को नहीं हिलाता। सही कहा। इसलिए कानून वारंटी टूटने पर कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार नहीं देता। बायर केवल उस खराब जीपीएस सिस्टम को रिप्लेस करने या उसे ठीक कराने के खर्च के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का दिल है और वारंटी उसका एक हिस्सा। लेकिन बिजनेस लॉ में डायनामिक्स लगातार बदलते रहते हैं और यहीं पर सेक्शन 13 की एंट्री होती है, जहां एक कंडीशन अपना रुतबा खोकर वारंटी के लेवल पर डाउनग्रेड हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 13 के तहत ये डाउनग्रेड दो सिचुएशंस में होता है। पहला वॉलंटरी वेवर और दूसरा कंपल्शन यानी मजबूरी। पहले वॉलंटरी वेवर की बात करते हैं। कानून बायर को ये आज़ादी देता है कि अगर सेलर कोई कंडीशन तोड़ता है तो बायर स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से उस ब्रीच को माफ कर सकता है, या फिर उसे केवल वारंटी का उल्लंघन मानकर सामान रख सकता है और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है कि कोई समझदार बायर एक डिफेक्टिव माल को एक्सेप्ट ही क्यों करेगा जब वो उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर सकता है? इसका क्या सेंस बनता है? इसका जवाब कमर्शियल रियलिटी में छुपा है। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन के अंदर एक ब्रिज का काम पूरा करना है। उन्हें स्टील गर्डर्स की एक बड़ी खेप मिलती है और स्टील की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफेक्ट है, जो टेक्निकली एक कंडीशन का ब्रीच है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कंपनी उस माल को रिजेक्ट कर दे तो नया ऑर्डर आने में महीनों लग जाएंगे, प्रोजेक्ट डिले होगा और पेनल्टीज करोड़ों में लगेंगी। मेक सेंस। तो प्रैक्टिकलिटी यहाँ किताबी नियमों पर हावी हो जाती है। कंपनी उस स्टील को एक्सेप्ट कर लेगी अगर वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए सेफ है तो, और सप्लायर से क्वालिटी डिफेक्ट के बदले भारी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन या डिस्काउंट की मांग करेगी। ये तो हुई अपनी मर्जी या वॉलंटरी वेवर की बात। लेकिन दूसरी सिचुएशन कंपल्शन की है, जो बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा लीगल ट्रैप हो सकती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, यानी जिसे अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, और बायर ने माल को या उसके किसी भी बड़े हिस्से को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है, तो खेल खत्म। एक्सेप्टेंस एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी कदम है। अगर माल डिलीवरी के बाद बिना चेक किए वेयरहाउस में रख लिया गया या उसे प्रोडक्शन लाइन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, तो कानून ये मानता है कि बायर ने माल को स्वीकार कर लिया है। और एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो बायर बाद में आकर ये नहीं कह सकता कि देखो इस माल में तो कंडीशन का ब्रीच था, मुझे पूरा पैसा वापस चाहिए। कानून सीधे कहेगा कि रिजेक्शन का टाइम जा चुका है। बिल्कुल। अब उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा और बायर केवल हर्जाना मांग सकेगा, माल वापस नहीं कर पाएगा। जिसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में माल को फॉर्मली एक्सेप्ट करने से पहले रिगरस इंस्पेक्शन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अंधाधुंध डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना फाइनेंशियल सुसाइड के बराबर हो सकता है। पॉइंट है। अब तक हमने उन टर्म्स की बात की है जो कॉन्ट्रैक्ट के कागज पर साफ साफ स्याही से लिखे होते हैं, जिन्हें हम एक्सप्रेस टर्म्स कहते हैं। लेकिन देखिए, बाजार का हर ट्रांजैक्शन तो 100 पन्नों के लीगल एग्रीमेंट के साथ नहीं होता ना।
जब कमोडिटी एक्सचेंजेस पर लाखों टन गेहूं का ट्रेड होता है या जब कोई बिजनेस किसी सप्लायर से कच्चे माल का बल्क ऑर्डर फोन पर कंफर्म करता है, तो हर छोटी डिटेल कागज पर नहीं लिखी जाती। अगर हर बात को साबित करने के लिए लेंदी एग्रीमेंट्स लिखने पड़ें, तो इकोनॉमी की रफ्तारी रुक जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतने बढ़ जाएंगे कि व्यापार करना लगभग असंभव हो जाएगा। सही कहा। इसलिए बाजार को स्मूथली चलाने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 14 से 17 एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आता है, इम्प्लाइड कंडीशंस। ये वो शर्तें हैं जिन्हें कानून हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिफॉल्ट सेटिंग्स के रूप में खुद ब खुद एम्बेड कर देता है, जब तक कि पार्टीज एक्सप्लिसिटली उन्हें बाहर ना कर दें। और इन डिफॉल्ट सेटिंग्स में सबसे प्राइमरी है कंडीशन एज टू टाइटल, जो सेक्शन 14A में है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बेचने वाले के पास उस माल को बेचने का लेजिटिमेट लीगल राइट होना चाहिए। राइट। अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये इम्प्लिसिटली गारंटीड है कि सेलर माल का असली मालिक है या उसे ऑथराइज तरीके से बेच रहा है। इस पर एक बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग है, निब्लिट वर्सेस कन्फेक्शनर्स मटेरियल्स को। इस केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक सेलर ने एक बायर को कंडेंस्ड मिल्क के हजारों डिब्बे बेचे और माल में कोई खराबी नहीं थी, दूध बिल्कुल सही था, क्वालिटी टॉप नॉच थी। लेकिन उन डिब्बों पर जो ब्रांड लेबल लगा था वो किसी थर्ड पार्टी मशहूर कंपनी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा था। जैसे ही माल पोर्ट पर पहुंचा, कस्टम्स अथॉरिटीज ने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के आरोप में पूरा शिपमेंट जब्त कर लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेलर ने कोई चोरी का माल नहीं बेचा था। फिजिकल गुड्स पर तो उसका एक कब्जा था। हाँ, पर कोर्ट ने रूलिंग दी कि सिर्फ फिजिकल कब्जा होना काफी नहीं है, क्योंकि उन लेबल्स के साथ सेलर को वो माल बाजार में बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था उस ट्रेडमार्क वायलेशन की वजह से। इसलिए ये कंडीशन एज टू टाइटल का फंडामेंटल ब्रीच है। सेलर के पास प्रैक्टिकली राइट टू सेल था ही नहीं। परिणाम स्वरूप बायर को कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट करने और अपने पूरे पैसे वापस पाने का हक मिला। ये केस आईपी राइट्स और फिजिकल ओनरशिप के बीच के लीगल इंटरसेक्शन को बहुत ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है। और टाइटल के बाद दूसरी सबसे क्रूशियल इम्प्लाइड कंडीशन आती है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जो सेक्शन 15 में है। इसका मतलब है कि जो माल डिलीवर हो रहा है वो हूबहू उस डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए जिसके आधार पर ट्रांजैक्शन हुआ था। इसे एक बल्क लॉजिस्टिक्स के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बाजार में 5000 टिन्स कैंड फ्रूट्स का सौदा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि ये टिन्स 30-30 के वुडन क्रेट्स में पैक होकर आएंगे। लेकिन जब शिपमेंट पहुंची तो टिन्स की गिनती 5000 ही थी, क्वालिटी भी बेहतरीन थी, लेकिन सप्लायर ने उन्हें 24-24 के क्रेट्स में पैक कर दिया था। अब एक कैजुअल ऑब्जर्वर को लगेगा कि माल तो पूरा आ गया ना, पैकिंग से क्या फर्क पड़ता है। वही तो, लेकिन मॉडर्न सप्लाई चेन्स में पैकिंग मेथड लॉजिस्टिक्स का एक क्रिटिकल हिस्सा होता है। वेयरहाउसेज में रैक्स की स्पेसिंग, ऑटोमेटेड फॉकलिफ्ट्स की कैलिब्रेशन और आगे के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सब कुछ उस स्पेसिफिक 30 टिन क्रेट डायमेंशन के हिसाब से डिजाइन किया गया था। 24 टिन क्रेट्स का मतलब था वेयरहाउस में एक्स्ट्रा स्पेस घिरना और रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट आना। कोर्ट ने इसे स्ट्रिक्ट इम्प्लाइड कंडीशन माना, के मुताबिक नहीं थी, इसलिए बायर को पूरा शिपमेंट रिजेक्ट करने का अधिकार मिल गया। ये केस दिखाता है कि डिस्क्रिप्शन कितना ब्रॉड हो सकता है। इसी तरह सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बात करता है मर्चेंटेबल क्वालिटी की। अगर माल डिस्क्रिप्शन से मैच कर भी जाए तो भी उसे कमर्शियली बिकाऊ या मर्चेंटेबल होना चाहिए, जिसका मतलब है कि गुड्स को अपने ऑर्डिनरी पर्पस के लिए सेफली काम करना चाहिए। इसका सबसे फेमस जुडिशियल प्रेसिडेंट एक एक्सप्लोडिंग वाइन बॉटल का है। ओह हाँ, एक कस्टमर ने वाइन खरीदी और जब उसने कॉर्कस्क्रू से उसे नॉर्मल तरीके से खोला तो कांच की बोतल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और फट गई, जिससे उसे भारी चोट आई। बॉडीली हार्म पहुंचा रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली अनमर्चेंटेबल हैं। और अगर मामला फूड आइटम्स या कंज्यूमेबल्स का हो तो कानून होलसमनेस की कंडीशन लगाता है। मतलब माल सिर्फ मर्चेंटेबल ही नहीं बल्कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए परफेक्टली सेफ होना चाहिए। जैसा कि डेयरी से लिए गए टाइफॉइड इन्फेक्टेड दूध का पुराना केस है, जिसमें स्ट्रिक्टली लायबिलिटी सेलर पर ही थोपी गई थी। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताएं। अगर कानून टाइटल डिस्क्रिप्शन, मर्चेंटेबल क्वालिटी और होलसमनेस जैसी इतनी स्ट्रिक्ट इम्प्लाइड कंडीशंस लगाता है तो क्या बायर पूरी तरह से इनविंसिबल हो जाता है?
क्या हर ट्रांजैक्शन फेलियर की जिम्मेदारी सेलर के ही सिर पर फोड़ी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। व्यापारिक कानून का एक बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जो इस बैलेंस को मेंटेन करता है, और वो है कैविएट एम्प्टर। ये एक पुराना लैटिन डॉक्ट्रिन है जिसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर, यानी खरीदा सावधान रहे। हिस्टोरिकली ये प्रिंसिपल 19th सेंचुरी के ओपन एयर मार्केट्स में डेवलप हुआ था, जहां बायर्स सामान को अपनी आंखों से देखकर, छूकर और परख कर खरीदते थे। कानून का मानना था कि अगर कोई बायर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किए बिना कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो सेलर को गार्डियन एंजल बनने की जरूरत नहीं है। राइट। जनरल रूल ये कहता है कि सेलर की ये स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बायर के किसी पर्टिकुलर अनस्टेटेड पर्पस के लिए माल की फिटनेस की गारंटी दे। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल ब्लेड्स खरीदता है। वो सेलर को बिना कुछ बताए उन ब्लेड्स का इस्तेमाल हैवी कैनवस काटने के लिए करता है, जबकि वो ब्लेड्स सिर्फ कॉटन फैब्रिक के लिए डिजाइन किए गए थे। तो ऑब्वियसली ब्लेड्स टूट जाएंगे। यहां मैन्युफैक्चरर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। सेलर का डिफेंस बिल्कुल क्लियर होगा कि मैंने इंडस्ट्रियल ब्लेड्स बेचे जो मर्चेंटेबल हैं, आपने उन्हें एक आउट ऑफ स्कोप टास्क के लिए इस्तेमाल किया, कैविएट एम्प्टर लागू होता है। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न सप्लाई चेन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। अब लोग सिर्फ देखकर माल की क्वालिटी जज नहीं कर सकते, इसलिए कैविएट एम्प्टर के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्सेप्शंस यानी अपवाद डेवलप किए गए। हाँ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के तहत सबसे महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है फिटनेस फॉर पर्पस। ये रूल तब ट्रिगर होता है जब बायर सेलर को अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट साफ साफ बता दे और माल चुनने के लिए सेलर की एक्सपर्टीज या जजमेंट पर पूरी तरह रिलाई करे। जैसे एक केमिकल फैक्ट्री को एक स्पेसिफिक एसिडिक कंपाउंड को स्टोर करने के लिए टैंक्स चाहिए। फैक्ट्री ओनर सेलर को एग्जैक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है और कहता है कि मुझे ऐसे टैंक्स दो जो इस एसिड को सेफली होल्ड कर सकें। यहाँ बायर ने अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया है और सेलर के स्किल पर भरोसा किया है। अगर सेलर जो टैंक्स देता है वो एसिड से करोड़ हो जाते हैं और लीक कर जाते हैं, तो कैविएट एम्प्टर काम नहीं आएगा। सेलर पूरी तरह लायबल होगा क्योंकि फिटनेस फॉर पर्पस की इम्प्लाइड कंडीशन का यहाँ क्लियर ब्रीच हुआ है। हालांकि अगर फैक्ट्री ओनर किसी स्पेसिफिक रेप्यूटेड ब्रांड का नाम लेकर कहता कि मुझे XYZ कंपनी के मॉडल 4 टैंक्स ही चाहिए, तो सेलर की लायबिलिटी खत्म हो जाती, क्योंकि तब बायर सेलर की एक्सपर्टीज पर नहीं बल्कि उस स्पेसिफिक ट्रेड नेम पर रिलाई कर रहा होता। एग्जैक्टली। एक और दिलचस्प एक्सेप्शन सेक्शन 17 के तहत आता है सेल बाय सैंपल। कमोडिटी ट्रेडिंग में हजारों टन अनाज या लाखों मीटर कपड़ा अक्सर सिर्फ एक छोटे से सैंपल के आधार पर खरीदा जाता है। कानून कहता है कि पूरा बल्क सैंपल से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए और बायर को दोनों कंपेयर करने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन असली कानूनी पेच फंसता है लेटेंट डिफेक्ट्स यानी छिपे हुए दोषों में। ये बहुत ट्रिकी एरिया है। मान लीजिए एक गारमेंट एक्सपोर्टर ने सैंपल देखकर हजारों मीटर डाइड फैब्रिक खरीदा। कपड़ा देखने और छूने में सैंपल जैसा ही था, लेकिन उस फैब्रिक में एक डिफेक्टिव केमिकल डाई का इस्तेमाल हुआ था जो सिर्फ तब रिएक्ट करता था जब कपड़े को ड्राई क्लीन किया जाए। ये एक लेटेंट डिफेक्ट है। एक ऑर्डिनरी विजुअल इंस्पेक्शन से ये डिफेक्ट कभी पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसे केसेस में अगर माल फॉर्मली एक्सेप्ट भी कर लिया गया हो, तो भी लेटेंट डिफेक्ट सामने आने पर बायर अपने लीगल रेमेडीज इन्वोक कर सकता है, क्योंकि सैंपल इंस्पेक्शन इस तरह के केमिकल ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सही बात है। जब ये कंडीशंस और इम्प्लाइड टर्म्स टूटते हैं तो मामला फिर डैमेजेस की तरफ बढ़ता है और यहीं सेक्शन 14 की इम्प्लाइड वारंटीज अपना रोल प्ले करती हैं। सबसे प्रमुख है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, जो कि सेक्शन 14B में है। एक बार लीगली माल खरीद लिया गया तो बायर को उसके अनडिस्टर्ब्ड यूज का पूरा अधिकार है। इस डॉक्ट्रीन को समझने के लिए मेसन वर्सेस बर्मिंघम का जुडिशियल डिसीजन बहुत रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ था? एक बायर ने एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर खरीदा। उसे ओवरहॉल और रिपेयर कराने पर उसने अच्छी खासी रकम खर्च की। कुछ महीनों बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो टाइपराइटर सीज कर लिया, क्योंकि दरअसल वो चोरी का था। बाप रे! तो यहाँ टाइटल की कंडीशन तो ब्रीच हुई ही थी, क्योंकि सेलर के पास बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन कोर्ट ने क्वाइट पोजीशन की वारंटी पर भी फोकस किया, राइट? बिल्कुल। सेलर की दलील थी कि वो सिर्फ टाइपराइटर की बेस प्राइस रिफंड करने के लिए लायबल है,
लेकिन कोर्ट का डिसीजन बायर के हक में गया। कोर्ट ने रूलिंग दी कि चूंकि बायर को पीसफुल पोजेशन की इम्प्लिसिट गारंटी मिली थी, इसलिए ये मानकर कि प्रॉपर्टी उसकी है, उसका रिपेयर पर पैसे खर्च करना एक फोर्सिएबल आउटकम था। मतलब वारंटी ब्रीच होने के कारण बायर ना केवल परचेज प्राइस बल्कि रिपेयर कॉस्ट के रूप में डैमेजेस क्लेम करने का फुली एंटाइटल था। राइट। दूसरी इम्प्लाइड वारंटी है फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, जो सेक्शन 14C में आती है। इसका मतलब है कि गुड्स पर किसी थर्ड पार्टी का कोई हिडन चार्ज, प्लेज या लियन नहीं होना चाहिए जिसके बारे में बायर को ट्रांजैक्शन के वक्त ना बताया गया हो। अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी एक यूज्ड ट्रक खरीदती है और बाद में पता चलता है कि उस ट्रक पर किसी फिनेंस कंपनी का लोन आउटस्टैंडिंग है, तो बायर सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। रेमेडीज क्लियर हैं। वारंटी ब्रीच होने पर रिप्यूडिएशन नहीं हो सकता, लेकिन बायर परचेज प्राइस में डिमिन्यूशन यानी कमी करवा सकता है या फाइनेंशियल डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये रेमेडीज एब्सोल्यूट हैं? क्या बायर के पास अनलिमिटेड प्रोटेक्शन है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर राइट के साथ एक रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और कानून की एक बहुत बड़ी बाउंड्री है लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लेक्स मीड वर्सेस लुइस केस ने ब्रिलियंटली एस्टैब्लिश किया। ये बहुत जरूरी केस है। इस केस में एक किसान ने एक डीलर से एक टोइंग ट्रेलर खरीदा। कुछ समय उसे खेत में इस्तेमाल करने के बाद किसान ने नोटिस किया कि ट्रेलर का कपलिंग मैकेनिज्म जो उसे गाड़ी से जोड़ता है वो टूट गया है और ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक समझदार और रीजनेबल इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? वो तुरंत इस्तेमाल रोक देगा और रिपेयर करवाएगा। लेकिन उस बायर ने ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाई और उस टूटे हुए हिच के साथ ही ट्रेलर को पब्लिक हाईवे पर चलाता रहा। रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेलर रफ्तार में गाड़ी से अलग हो गया और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बायर ने डीलर पर मर्चेंटाइबल क्वालिटी और वारंटी ब्रीच का लॉसूट ठोक दिया, ये क्लेम करते हुए कि डिफेक्ट सेलर की तरफ से था। पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बायर का क्लेम सिरे से डिसमिस कर दिया। यहाँ लीगल प्रिंसिपल अप्लाई हुआ नोवस एक्टिस इंटरवीनियंस, जिसका मतलब है एक नया इंटरवीनिंग एक्ट। कोर्ट ने कहा कि हाँ, डीलर ने डिफेक्टिव मैकेनिज्म बेचा था, लेकिन जैसे ही बायर को उस डिफेक्ट के बारे में पता चला, डीलर की इम्प्लाइड वारंटी की प्रोटेक्शन वहीं एक्सपायर हो गई। उसके बाद उस डिफेक्टिव इक्विपमेंट को जानबूझकर इस्तेमाल करना बायर की अपनी एक्सट्रीम रेकलेसनेस थी। एक्सीडेंट का प्रॉक्सिमेट कॉज डीलर का डिफेक्ट नहीं बल्कि बायर की केयरलेसनेस थी। ये केस प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करता है कि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन एक शील्ड है, कोई इम्यूनिटी ब्लैंकेट नहीं। अगर डिफेक्ट डिस्कवर होने के बाद बायर कमर्शियल कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करता, तो चेन ऑफ कॉजेशन टूट जाती है और सेलर लायबिलिटी से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को अगर हम समराइज करें तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करता है। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की वो लाइफ ब्लड है जिस पर पूरा एडिफिस खड़ा होता है, और इसके ब्रीच का मतलब है कंप्लीट रिप्यूडिएशन। और वारंटी वो सप्लीमेंट्री प्रॉमिस है जो ट्रांजैक्शन को कैंसिल तो नहीं करता, लेकिन मॉनेटरी डैमेजेस इंश्योर करता है। इम्प्लाइड कंडीशंस व्यापार में फ्लूइडिटी लाती हैं ताकि हर ट्रांजैक्शन में सैकड़ों पन्नों का डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े। और कैविएट एम्प्टर बायर्स को फोर्स करता है कि वो अपना कमर्शियल डिलिजेंस एक्सरसाइज करें। एकदम सही। इस डीप डाइव को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना जरूरी है, जो आज के मॉडर्न कॉमर्स के फ्यूचर को शेप कर रहा है। देखिए, 1930 में जब ये एक्ट ड्राफ्ट हुआ था, तब कमोडिटीज फिजिकल थीं। आज हम ई कॉमर्स के युग में हैं, जहां ग्लोबल B2B ट्रांजैक्शंस और सप्लाई चेन डील्स डिजिटल पोर्टल्स के जरिए होते हैं। लगभग हर मॉडर्न खरीदारी अब सेल बाय डिस्क्रिप्शन बन चुकी है। बायर्स फिजिकल सैंपल नहीं देखते, वो स्क्रीन्स पर स्पेसिफिकेशंस की PDFs और 3D मॉडल्स देखते हैं। ऐसे इकोसिस्टम में जहां AI जनरेटेड इमेजेस और एल्गोरिदमिक मार्केट डिस्क्रिप्शंस रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहां कैविएट एम्प्टर का डॉक्ट्रिन कितना वायबल रह गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब स्क्रीन्स पर दिखने वाली टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और फिजिकल डिलीवरी में जमीन आसमान का फर्क हो, तो क्या करंट सेल ऑफ गुड्स लीगल फ्रेमवर्क पर्याप्त है? क्या आने वाले दशकों में कमर्शियल लॉ को डिजिटल सैंपल या एल्गोरिदमिक डिस्क्रिप्शन जैसी नई इम्प्लाइड कंडीशंस को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, ताकि डिजिटल मैनिपुलेशन से कमर्शियल बायर्स को स्ट्रिक्ट रेप्यूडिएशन राइट्स मिल सके?
ये कॉर्पोरेट लॉ और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज के लिए एक बहुत बड़ा अपकमिंग चैलेंज है जिस पे पॉलिसी मेकर्स को गहराई से विचार करना ही होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे इवॉल्व होंगे। जब बात कॉन्ट्रैक्ट्स, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज और इम्प्लाइड वारंटीज की होती है तो हर क्लॉज, हर डायमेंशन और हर एक्शन का कमर्शियल इम्पैक्ट करोड़ों में होता है। व्यापार की दुनिया में कोई भी शब्द सिर्फ एक प्रिंटेड टेक्स्ट नहीं होता, वो लाइबिलिटी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पॉइंट है। तो आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में बस इतना ही। कमर्शियल लॉज और रेगुलेशंस के इस फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें और सप्लाई चेन्स के पीछे काम कर रहे लीगल मैकेनिक्स को समझते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में।